हेलो दोस्त लोग, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे टीचर्स ने इस पे वीडियो बनाया है कि कौन से क्वेश्चन जो है गलत फ्रेम किए गए हैं बीपीएससी के द्वारा, या कुछ के ऑप्शंस गलत फ्रेम किए गए हैं, या कुछ क्वेश्चन ही क्लियरली फ्रेम नहीं किया गया है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं बीपीएससी के लिए कुछ नया नहीं है। चाहे आप 68 उठाओ, 69 उठा लो, 70th उठा लो, 71st उठा लो, सब में उसने ऐसा ही किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ में उसने ऐसा किया हुआ है। पहले वो क्वेश्चन को गलत फ्रेम करता है, फिर वो उस क्वेश्चन को डिलीट करता है। अब मुझे नहीं पता डिलीट करने से किस वर्ग को फ़ायदा पहुंचता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और आपको जिम्मेदारी दी गई है कि राज्य का सबसे उच्च लेवल का एग्जाम आपको कंडक्ट कराना है, और फिर भी आप इतने एक्सपर्टीज के साथ 150 क्वेश्चंस को तरीके से फ्रेम नहीं कर पाते हैं, मतलब इट शोज योर फेल्यूर। एक दो गलत होता है, समझ में आता है, 15 क्वेश्चन आप गलत फ्रेम कर रहे हैं। ठीक, अभी मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि एई में, असिस्टेंट इंजीनियरिंग में, उन्होंने क्या करा है कि कम से कम 7 क्वेश्चन डिलीट किए हैं, जीएस के 2 डिलीट किए हैं, कई सारे के ऑप्शंस बदले हैं उन्होंने। तो ये सब हो रहा है। देखो, मैं कह रहा हूं कि 10 क्वेश्चन पे तो सभी टीचर्स बात करें, लेकिन दोस्तों मैं जब वेरीफाई कर रहा था, मैं कल से इस पे काम कर रहा हूं। मैं एक्चुअली क्या है, मुझे ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्शन डालना है, तो उसके लिए वैलिड प्रूफ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को मैं वेरीफाई कर रहा हूं, 150 क्वेश्चंस को। तो उसमें मुझे एक और क्वेश्चन ऐसा मिला विथ प्रूफ, मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी एंड ऑल दैट, विथ प्रूफ मुझे मिला है कि वो क्वेश्चन भी गलत फ्रेम हुआ है, उसके भी 2 ऑप्शन सही हैं, उसके भी 2 ऑप्शंस सही हैं। ओके, तो मैं क्वेश्चन के बारे में भी आपको बताऊंगा, स्टे ट्यून्ड। हम बात करेंगे कि वो क्वेश्चन कौन सा है। बाकी तो हम 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करने ही वाले हैं कि क्यों गलत है और किस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, एक बार आप देखते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ये है। बहुत डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में एक और वीडियो आपको लेके आऊंगा जहां पे मैं प्रूफ दूंगा कि ये क्वेश्चन क्यों गलत है, प्रूफ के साथ। अभी मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत है और क्यों गलत है। प्रूफ अभी नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो ये क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आईएसएफआर का जो डेटा आया था 2023 का, उसमें, अच्छा, ये क्वेश्चन में सही क्या है गलत क्या है कुछ नहीं पूछा है। अगर बच्चा सही माने तो ये है, बच्चा अगर खुद इसी क्वेश्चन को खुद से इंटरप्रेट कर ले, मान ले, तो ये सही है। अगर मान ले कि गलत है, तब ये सही है। यस और नो। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो ये दोनों तो गलत है, ये सही है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो क्वेश्चन ये क्या है, कह सकते हैं कि ये गलत फ्रेम हुआ है, क्वेश्चन में ही इतना वैगनेस है कि समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट क्या करेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, ये सेट एच का क्वेश्चन, ये सेट एच मैं देख रहा हूं, आप एक बार मिला लीजिएगा अगर आपको देखना होगा तो। दोस्तों, ये किसान ऋण पोर्टल जो है, इसको लॉन्च होने से पहले इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव स्कीम्स का काम कौन करता था। ठीक है, इस क्लेम्स को सबमिट कौन करता था। तो दोस्तों, बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड। कई सारे दोस्त हमारे कह रहे हैं कि ये भी होगा, बट मैं इससे ज़्यादा, आई एम नॉट इन टू इट। मैं इसको, इसी को सही मान रहा हूँ मैं भी, बिकॉज इसका कोई मेरे पास वैलिड अभी तक सोर्स नहीं मिला हुआ है, दैट इज़ वाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये क्वेश्चन भी पहला क्वेश्चन जो मैंने दिखाया था उसी की तरह गलत फ्रेम हुआ है ना, क्लियर फ्रेम नहीं हुआ है। देखिए कैसे मैं बता रहा हूं। ये क्या है कि 640 बिलियन, ये क्या कह रहा है, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज टू 640 बिलियन यूएसडी एंड ऑफ दिसंबर। ये बात एकदम सही है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन ये दो बात तो गलत है। अगर बच्चा बहुत डिटेल में पढ़ा होगा तो वो तो ये मार के आया होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। यस और नो। अच्छा, किस इन 10 जो 11 क्वेश्चन में लेके आया हूं, उसमें किन बच्चों का कौन सा गलत हुआ है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि सर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है जिस पे आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए,
तो आप उस क्वेश्चन को मेंशन करिए कमेंट में। अगर सबसे ज़्यादा कमेंट उस क्वेश्चन के आएंगे, मैं तो कर ही रहा हूँ, 10 को फ्रेम किया हूँ, उसके बाद उसमें कितने ऑब्जेक्शन में डालना है वो मैं देख के शाम तक करता हूँ। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों के या अपने दोस्तों के कमेंट आएंगे किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के, तो उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक, तो ये क्वेश्चन में ये दिक्कत है, आप समझ सकते हैं। दिस इज द फॉल्ट इन दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड wrong. I mean the question is not clear. ठीक है। Now see this question, the Constitution of India। अब यहाँ पे क्या है, ये 38 का जो बीपीएससी ने आंसर माना है वो डी माना है कि एक करेक्ट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ, और वो रीजनेबलनेस रिस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए, क्या दिमाग में होना चाहिए, है ना, कहाँ तक हम एंजॉय कर सकते हैं। तो पहला ये कह रहा है कि द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफ गार्डेड, सही बात है, सेफ गार्ड होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि प्रिवेलिंग सोशल वैल्यूज एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नॉट बार। तो बीपीएससी ने इसको सिर्फ वन करेक्ट माना है। मुझे नहीं पता चल रहा है कि दूसरे ऑप्शन में क्या मतलब गलत है। सही बात है ना। अगर मैं हिंदी में इसका ट्रांसलेशन तुम लोगों को बताऊं तो कह रहा है कि विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो। सही बात है ना, नहीं होना चाहिए अवरोध। इस बात का हमें ध्यान रखना है दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो। तो ये ऑप्शन भी तो सही है, तो इसके हिसाब से तो आंसर बी होना चाहिए। लेकिन आपने सिर्फ एक को करेक्ट माना है। अब क्या रीजन है क्या नहीं है, देखिए मतलब अगर दोनों में मैं कंपेयर करूं तो ये तो सबसे ज्यादा करेक्ट है, नो डाउट। मोस्ट करेक्ट में अगर जाएंगे तो ये है। फिर आप अगर मोस्ट करेक्ट वो है तो यू वुड नॉट हैव फ्रेम दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस हियर। इसको आपने नहीं करना था ना यहां पे। ओके वेल, आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस कन्वर्जन में दिक्कत है दोस्तों। क्योंकि वेट और देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है वेट और एक होता है मास। मास को दोस्तों हम लोग कहते हैं द्रव्यमान, ठीक है, थोड़ा हिंदी खराब है, एडजस्ट कर लीजिएगा। और वेट को कहते हैं दोस्तों हिंदी में भार। लेकिन यहां पे अगर हिंदी का ट्रांसलेशन देखें तो उसने वेट को द्रव्यमान बोल दिया है, और जब उसने वेट को द्रव्यमान बोल दिया है तो यहीं पे क्वेश्चन गलत फ्रेम हो जा रहा है। ऑल्दो बीपीएससी कहता है कि अगर हिंदी में कोई ट्रांसलेशन गलत है तो आप उसको इंग्लिश में देख सकते हैं। ये जिम्मेदारी हम क्यों ले भाई, हम क्यों ले? जिम्मेदारी आपकी है कि क्वेश्चन को सही से आप फ्रेम करके वेरीफाई करके हमारे तक पहुंचाइए। हमारा काम पढ़ना है, क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट करना और सही हिंदी को इंग्लिश देखना हमारा काम थोड़ी ना है। एक बच्चा जो उसको नहीं पता है, सिर्फ वो हिंदी पढ़ा है, वो कैसे इंग्लिश में पता करेगा क्या होता है? तो दोस्तों ये भी जाना चाहिए। नाउ दिस क्वेश्चन, मुझे नहीं पता कि भांग पीते हैं कि गांजा खाते हैं, पता नहीं क्या है इनका। चलिए कुछ बुक में सोर्स दिया हुआ है भूल, लेकिन करेक्ट नहीं है। कहने का मतलब स्टेट एनिमल बिहार का क्या है? गौर है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन बाइसन कहते हैं। बच्चों इंडियन बाइसन समटाइम्स वाइल्ड बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। तो बफेलो भी कई बच्चों ने टिक मारा होगा जो डीपली पढ़े होंगे। मिला जुला के आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चा हमारे एग्जाम के लिए डीपली ना पढ़े, कुछ भी डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर पढ़ ले और उसका सुपड़ा साफ हो जाए। तो ये क्वेश्चन भी देख ही पा रहे हैं, अब मैं क्या ही बताऊं। नाउ दिस क्वेश्चन, 95% ऑफ पाइराइट होल ऑफ इंडिया बिहार प्रोड्यूस नहीं करता है। बिहार के पास इतना रिजर्व है दोस्तों। प्रोडक्शन बिहार का 2002 और 2003 में ही बंद कर दिया गया था पाइराइट का, आप लोगों को मैं बता दूं। और एविडेंस लेके आऊंगा मैं शाम तक या कल तक, वीडियो अगर आता है तो सभी क्वेश्चंस के एविडेंस प्रॉपर लेके आऊंगा। तो ये क्वेश्चन पता नहीं इसको भी कैसे फ्रेम किया गया है, आई डोंट नो हाउ इट इज। नाउ दिस क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन मैं क्यों लिया हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कहना है जो थोड़ा डीपली साइंस को जानते हैं। मतलब हम लोग 9th 10th या 11th तक तो हम पढ़ते हैं तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एंड ऑल दैट। आप लोगों को पता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसका जो ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्टली रिलेशन होता है, सॉरी प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है एच के साथ, है ना। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होती है, कम होती है। ठीक, सॉरी थोड़ा सा मैं इंटरप्रेट कर गलत बोल दिया आप लोगों को।
पोटेंशियल एनर्जी होता है दोस्तों, एक मिनट, mgh, हाइट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लेते जाएंगे वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या है इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है कि इसने बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स इज वायलेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेटेड। दोस्तों अगर सही तरीके से देखा जाए, क्लास 9-10 तक आप देखें तो ये बात एकदम सही है, ठीक है, कि नहीं वायलेट होता है। आपने को पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होता है, ठीक है। एक बढ़ता है तो एक घटता है, एक बढ़ता है तो, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है दोस्तों। आपको बता दूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है। एनर्जी का फॉर्म चेंज किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो इसी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें होती हैं। जब हाइट पे आप लेके जाएंगे तो इसको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। जब वो ऊपर से नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी घटती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। समझ गए? थोड़ा डीप में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेटेड। सही बात है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो ये दोनों वायलेट नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वायलेट नहीं होता है दोस्तों। इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स मदद करता है इस चीज़ को अचीव करने में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को अचीव करने में। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है, और वैलिड प्रूफ है अपने पास। नाउ सी ये क्वेश्चन, नाउ थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है बट आप चीज़ों को समझना चाहिए, हमें प्रॉपरली समझना है कि क्यों गलत है क्या गलत है। कोई भी इतना डिटेल में बात नहीं करना चाहता है। लोग कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नोबडी इज विलिंग टू से दैट। नाउ सी व्हाट ये कह रहा है कि एनएफएचएस का जब डेटा आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का 19-20 में, तो 6% से मल्टी डायमेंशनली पुअर कौन कौन है। अभी क्या है, बीपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया हुआ है अपने को? डी दिया हुआ है, ओके, मोर देन 1। मतलब वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों को मान रहा है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, जब ये सर्वे हुआ था तब जम्मू एंड कश्मीर क्या था, स्टेट था, लेकिन सर्वे जब आया था तब वो यूटी में कन्वर्ट हो गया था। आपको पता ही है, शायद 30 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो थोड़ा दोस्तों देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन इस टाइम फ्रेम किए, नो डाउट आप डेटा 2019-20 का पूछे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने डेटा बनाया तब जम्मू कश्मीर स्टेट था, लेकिन जब डेटा आपने रिलीज किया तब तो नहीं था। तो ये क्वेश्चन सेंसिबल तौर पे आपको फ्रेम ही नहीं करना चाहिए था, आपको उतना ज्ञान होना चाहिए था। आपने बस डेटा उठाया है, क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है और फंस गए हम लोग। दिक्कत हम लोग को हो रही है। 250 रुपये आप हमसे मांग रहे हैं उल्टा हर क्वेश्चन का। एसएससी के भी बाप निकल गए हैं आप, वो तो 100 रुपये मांग रहा था शायद, आप 250 मांग रहे हैं। मुझे लगता है आप भी रोड बनवाने का काम करेंगे जैसे एसएससी के चेयरमैन ने कहा था। खैर बहुत सारी बातें उस पर नहीं करेंगे। बच्चों जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन ये है, स्मार्ट फिल्म। दोस्तों अब बात करेंगे स्मार्ट फिल्म होता क्या है, मतलब क्या होता है एक्चुअली में स्मार्ट फिल्म। तो बीपीएससी ने दोस्तों इसका आंसर दिया है इंडियम टिन ऑक्साइड। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है इस्तेमाल। इसमें क्या दिक्कत है, बीपीएससी से पूछना है कि इसमें क्या दिक्कत है। सिलिका ऑल्दो ये डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इस्तेमाल होता है दोस्तों। अगर ये इस्तेमाल होता है तो पहली बात तो बीपीएससी कोई ऑप्शन ही नहीं डालना था। अगर डाले हो तो दोनों सही है, हम तो इस पर भी टिक मारेंगे। आपने यहाँ पे मोस्ट करेक्ट भी नहीं पूछा है, मोस्ट सुटेबल भी नहीं पूछा है कि नहीं? तो फंस गए ना हम लोग फिर। अभी क्या होता है, स्मार्ट फिल्म होता क्या है थोड़ा मैं बता दूं दोस्तों। ये एक्चुअली क्या होता है ना, स्विचेबल फिल्म होता है। जैसे ग्लास वगैरह नहीं होता है जो कलर बदलते रहता है, इसमें लाइट होती है, इसमें ऐसे मटेरियल डाले जाते हैं कि जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे इसका कलर बदल जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब कभी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कभी ओपेक हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसको हम लोग स्मार्ट फिल्म कहते हैं। तो ये जो सिलिका है ना दोस्तों, ये इस्तेमाल होता है किस रूप में, एज अ फिलर इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के मैं बारे में बात कर रहा था। ये क्वेश्चन भी जनरली सेंसिबल तौर पे दोस्तों डिलीट होना चाहिए, और वैलिड प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूं। मैं आपको जर्नल दिखाऊंगा अमेरिकन पब्लिशर्स का, एक नहीं दो नहीं तीन दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही इसमें सही है, सॉरी, ये दोनों ही इसमें सही है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, देखना है तो, ठीक है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन, ये मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब विवादित तो नहीं लगा है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये विवादों से घिरा हुआ है।
जनरली अगर देखा जाए नालंदा विश्वविद्यालय से कौन नहीं जुड़े थे, तो कौटिल्य नहीं जुड़े थे, चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता ही है, ये मौर्य काल के समय के थे, और ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी 3 ऑप्शन दोस्तों अगर हम बात करें, नागार्जुन, शिलभद्रा, है ना, शांति रक्षित, तो ये तीनों इन्हीं मतलब कहीं ना कहीं से ये जुड़े हुए हैं। शिलभद्रा और शांति रक्षित तो ये खुद ही प्रोफेसर थे वहाँ पे, ये लोग बुद्धिज्म को लेकर ये प्रोफेसर थे। नागार्जुन की बात की जाती है। अच्छा, नागार्जुन के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि नागार्जुन जो है वो कनिष्क के दरबार में थे। समझ रहे हैं दोस्तों, नागार्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। तो इसकी थोड़ा सा वो हो जाना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। और ये जो नागार्जुन है दोस्तों, ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, इन्हीं के कहने पे, इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर कनिष्क ने क्या किया था, महायान बुद्धिज्म को अपनाया था। ठीक है, अब आपको पता है ये कनिष्क के दरबार में थे, तो सिर्फ कनिष्क के दरबार में यही नहीं थे, बहुत सारे ऐसे बच्चों फिलोसोफर थे जो अच्छे ज्ञानी लोग थे जो थे। कौन कौन थे दोस्तों? आपको बात बता दूं, वसुमित्रा करके एक थे, वो भी थे यहाँ पे, है ना। नागार्जुन थे ही। चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखा है, वो भी इन्हीं के कोर्ट पोएट थे, सॉरी फिजिशियन थे। तो ये सब जो है मोर और लेस। अश्वघोष की भी हम बात करते हैं, तो अश्वघोष भी इन्हीं से रिलेटेड थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या है। आपको पता है, थोड़ा सा हिस्ट्री में चले तो कनिष्क ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सिक्कों पे बुद्ध की इमेज को जो है प्रिंट करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना। नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो किसने बनवाया था? ये कुमार गुप्त की देन है, नालंदा विश्वविद्यालय 5th सेंचुरी में। ये गुप्ता डायनेस्टी से आते थे, है ना, गुप्ता डायनेस्टी से आते थे। और एक और यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा विक्रमशिला, उसको बनवाने का क्रेडिट किसको जाता है दोस्तों? तो विक्रमशिला कौन बनवाया था? विक्रमशिला को बनवाने का क्रेडिट जो है दोस्तों वो जाता है अपने को, थोड़ा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, विक्रमशिला को धर्मपाल, सॉरी आई एम सो सॉरी, धर्मपाल, पाल डायनेस्टी के धर्मपाल 8th सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे। थोड़ा दिमाग में कभी कभी हैंग हो जाता है दोस्तों, पता ही है, अभी इतना सारा काम चल रहा है। एक और यूनिवर्सिटी, सॉरी, एक और अपने पास था। एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी के साथ महाविहारस भी थे, आप लोग को पता होना चाहिए, नालंदा वगैरह एंड ऑल। तो ये महाविहार ये भी था, विक्रमशिला ये भी महाविहार ही था। ठीक है, और एक और था उदंतपुरी। ये मैं चाहता हूँ दोस्तों आप बताएं कि उदंतपुरी किसने बनवाया था। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं ऑप्शन भी दे दूं, नहीं छोड़िए ऑप्शन नहीं देता हूँ, आप इसको मुझे बताइएगा उदंतपुरी जो महाविहार है वो किसने बनवाया था और कब बनवाया था। तो दोस्तों देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस या जो मैंने लेकर आया हूँ वो अच्छे से फ्रेम्ड है, सॉरी मतलब सही मैं बता रहा हूँ बातों को, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो करिए, मैं तो करने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या आपको लगता है कि सर 10 में से इन चारों पे ऑब्जेक्ट करना ही करना चाहिए, तो आप मुझे वो चुन के बताइए, मैं उन चारों पे करूँगा, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, और दोस्तों आप चाहते हैं कि हिस्ट्री का डिस्कशन कुछ ऐसा ही हम लोग करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब अपने पास इतनी बड़ी वैकेंसी है, जब अपने पास SI की पोस्ट आ गई है, और इतना शॉर्ट और क्रिप्स, और दोस्तों निमोनिक्स के साथ मैं बार बार कह रहा हूँ, निमोनिक्स इतना तगड़ा लेके आऊँगा ना, या मेरे पास है मैं कहूँ, आप समझेंगे कि हिस्ट्री इतना आसान भी हो सकता था कभी। ठीक है, तो आप अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री का ऐसे फ्री इनिशिएटिव एक शुरू किया जाए, लेक्चर लेके आ जाए 10 मिनट का, 15 मिनट का, जिसमें 10-12 कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लें, मतलब 15 मिनट के लेक्चर को पकड़ के हम 20 दिन में पूरी हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं तो एक बार बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल दोस्तों। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन बहुत कम है दोस्तों। आप वीडियो देख